वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं था। यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका अहिंसा हो जाएगा, बुद्ध धम्म और संघ ये सब आपके शामिल थे। और आंसर जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ पर विकल्प नंबर सेकंड नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी। देखिए 24वें तीर्थकर आपके थे महावीर स्वामी, टोटल आपके 24 तीर्थकर ही हुए थे। अब पहले तीर्थकर आपके थे ऋषभ देव थे। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जैन धर्म के संस्थापक की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका ऋषभ देव होगा। अगर वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाता है तो फिर आपको महावीर स्वामी वाला लगा के ऑप्शन आना है। और इनका जन्म हुआ था आपका वैशाली में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई थी, मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी। आंसर क्या पूछा गया था, मृत्यु पूछा गया, तो आंसर क्या लगाएंगे, विकल्प नंबर डी लगाएंगे। देखिए पावापुरी आपका बिहार में पड़ता है, वैशाली भी बिहार में पड़ता है। वैशाली यानी बिहार, बिहार में पड़ता है। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था जन्म। तो कई बार ऑप्शन में कुंडग्राम दे देता है, कई बार ऑप्शन में वैशाली दे देता है, कई बार ऑप्शन में बिहार दे देता है। तो एक प्रश्न को 3 तरीके से पूछा जाता है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। यह आपका औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, जिला है आपका। अगला प्रश्न बताइए, और महाराष्ट्र में एक आपका दैमाबाद भी है। जब सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़े होंगे तो दैमाबाद का भी उसमें काफ़ी कुछ पढ़े होंगे। वहाँ पे दैमाबाद में भी काफ़ी मतलब स्थल खोजे गए थे, वो महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। आंसर क्या होगा, तीसरा नंबर होगा लॉर्ड, हाँ लॉर्ड हार्डिंग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का काली कटाने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो देखिए भारतीय राजा का नाम आपको बताना, जमोरिन यहाँ पे सही होगा। वास्को डिगामा भारत कब आया था, कई बार पूछा गया है। 1498 में, 1498 में भारत वास्को डिगामा आया था। ये पहला आपका पुर्तगाली यात्री था। हाँ 17 मई 1498 को कालीकट समुद्र तट पर पहुंचा था, बिल्कुल सही बात है। और जमोरिन याद रखिएगा, भव्य स्वागत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर आपसे पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णित किया है। तो देखिए द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के बारे में हमने बहुत बार बताया है। और दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो शारदा सदन स्कूल की जो स्थापना है भारतीय विधवाओं के लिए किया गया था, तो ये किया गया था आपका पंडिता रमाबाई के द्वारा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ना। यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर एओ होम हो जाएंगे, है ना। इसके संस्थापक एओ होम है ना, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो किया था एओ होम के द्वारा किया गया था। अच्छा एक प्रश्न और बताइए, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे, लॉर्ड डफरिन को उस समय शासनकाल था, डफरिन के शासनकाल में। अच्छा एक प्रश्न आपको और बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना। पहले अध्यक्ष आपको बताना है, यहाँ पर आंसर कमेंट करके बताना है। ये संस्थापक हैं, अध्यक्ष आपके दूसरे थे, वो अध्यक्ष का नाम जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 9 नंबर का बताइए, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का आपको जवाब देना है खिलाफत। आंसर बताया जा रहा तुर्की के खलीफा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर पहला विकल्प आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना देखिए आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर आपको बताना है किसने किया था। तो ये किया था आपका आगा खान। आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका तीसरा नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। 11 नंबर में आपको बताना है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह आपका वीनस, वीनस यानी शुक्र है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा सही होगा। ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था। यहाँ पर बताइए कमेंट करके, किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। देखिए अभी हमने पूछा था कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो उस समय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम पूछें, अभी तक किसी कमेंट नहीं आया है। संस्थापक तो एओ होम थे, और यहाँ पर अध्यक्ष का नाम आपको बताना है कि पहले अध्यक्ष कौन थे। चलिए यहाँ पर बताइए 12 नंबर का, किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है।
सात पर्वतों का जो नगर कहा जाता है रोम, इटली की राजधानी क्या है? रोम है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे बी नंबर के साथ। लंदन टेम्स नदी किनारे स्थित है। सैन फ्रांसिस्को आप जानते हैं अमेरिका का शहर है, और वहां पर आपके लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर है? कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर है? 13 नंबर का आपको जवाब देना है। तो देखिए मुंबई, मुंबई क्या है? एक प्राकृतिक क्या है? हार्बर है। आंसर क्या होगा यहाँ पर? मुंबई वाला आपको लगा देना है, ऑप्शन नंबर चौथा होगा। चलो यहाँ पर बताइए, 14 नंबर का जवाब देना है। आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? आर्किड जो है भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है आपके गीले क्षेत्र में, है ना, गीले क्षेत्र में। आर्किड उत्पादन में यहाँ पर केरल जो है एक प्रमुख उत्पादक राज्य है ना, ये आपका गीले क्षेत्र में आपका उगाया जाता है। निम्न में से कौन सा, यहाँ पर बताना है, देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान इनमें से कौन सी नहीं है? कोलार, होसपेट, रामगिरी और हट्टी। 15 का जवाब अगर होसपेट आ रहा है तो ये आपकी स्वर्ण खदान नहीं है, बाकी सब है, कोलार है, रामगिरी है और हट्टी है। आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका दूसरा नंबर आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 16 नंबर आपको बताना है, इनमें से किसने आवर्ती योजना रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था? रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? आंसर आपको देना है 16 नंबर का। तो बताया जा रहा है यहाँ पर आंसर विकल्प नंबर तीसरा, गुन्नार मिडल, गुन्नार मिडल के द्वारा आपका सुझाव दिया गया था। इनमें से किसने 1944 में गांधी योजना दी थी? गांधी योजना, हाँ, WC बनर्जी। बहुत देर बाद आंसर आया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बहुत देर में आंसर आया है। इनमें से बताइए किसने, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? किसने 1944 में गांधी योजना दी थी? चलिए 17 नंबर का आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा? 17 नंबर का विकल्प बताया जा रहा है SN अग्रवाल। SN अग्रवाल देख लीजिए, जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। SN अग्रवाल देख लीजिए, सभी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने, देखिए एक प्रश्न आपको कमेंट में और करना है, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल जो खोजा गया था वो कौन सा था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा था आपको बताना है। भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की, निम्नलिखित में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सभी के सभी विकल्प क्या हैं? सभी के सभी विकल्प आपके सही हैं, है ना, सब हैं, सब हैं। स्वयं, स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय अकादमिक, सब लगा दीजिए डी वाला। देखो हम सबसे बड़ा स्थल पूछे हैं तो हड़प्पा बता रहे हैं, हड़प्पा नहीं, राखीगढ़ी है, ठीक है ना, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। सबसे बड़ा स्थल खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता जो है, पहला नगर खोजा गया था हड़प्पा, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, है ना, लेकिन सबसे बड़ा जो स्थल इसमें खोजा गया था वो था आपका राखीगढ़ी। पहला नगर खोजा गया था हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर बताइए, डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? देखिए जितना भी आपका चैप्टर आ रहे हैं पेट एग्जाम में वो सबका आपका नोट्स तैयार करवाया जा रहा है, और वो जो नोट्स आपको है बता दिया जाएगा कहाँ पे मिलेगा बहुत ही जल्द। अब इस पर काम चल रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटों को वहाँ पर बताया जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में बिल्कुल देखिएगा पेपर में वैसे ही आएगा। तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं। चलिए 19 नंबर का बताइए जवाब यहाँ पर क्या होगा? 19 नंबर का दूसरा, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पर देख लीजिए सभी का आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, जीएसटी, जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? देखिए IN का पूर्ण रूप पूछ लिया है। वैसे भी जीएसटी जानते हैं 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, 1 जुलाई। और जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं। इसका फुल फॉर्म सब लोग जानते ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। 20 नंबर का जवाब यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर देख लीजिए 20 नंबर का जवाब आ रहा है। अच्छा ये बताइएगा जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो कितने डिजिट का होता है? जीएसटी जो नंबर होता है ना, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान से प्रश्न लिए गए हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है प्रस्तावना? देखिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं, और इसमें एक ही बार आपका संशोधन हुआ है, सिर्फ एक ही बार। इसमें आपका समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, है ना, ये शब्द आपके क्या है जोड़े गए थे।
तो ये 3 शब्द ही जोड़े गए, तो ये आपका प्रस्तावना या उद्देशिका एक ही होता है मतलब। और 21 नंबर का यहाँ पर जो प्रजातंत्र है ना, ये नहीं है, बाकी सब ठीक है ना, सभी वयस्क नागरिक अधिकार प्रदान करता है, कहलाता है प्रजातंत्र। निम्नांकित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? मूलभूत अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? 22 नंबर बताइए। तो देखिए, संपत्ति का जो अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन जैसे ही आपका यह 44वां संविधान संशोधन आता है, 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में आता है, 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में आता है। 42वां संविधान संशोधन में आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, है ना। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिए। ये जो है आपका, इसी को हटा दिया गया, ये अब मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 22 नंबर का दूसरा होगा। और इसे 300 का अनुच्छेद नंबर कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 300 का में जोड़ा गया है, ये भी आपको याद रखना। अब ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य कह रहे हैं, मूल अधिकार नहीं है। मौलिक कर्तव्य आपके 11 है, ठीक है ना। और मूल अधिकार कितने आपके? मूल अधिकार आपके 6 है। इसको हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न बताइए, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, बताइए भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें कंडीशन बताना है। तो लिखा है ना कि विदेश में अगर 5 वर्ष से अधिक रह रहे हो तो ऐसा थोड़ा रहेगा कि आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नागरिकता आपके भाग नंबर 2 में है, अनुच्छेद की बात करेंगे 5 से 11 के बीच में आपने पढ़ा होगा नागरिकता के बारे में। तो अगर आप विदेश गए हैं, घूमने फिरने रह रहे हैं या, तो ऐसा नहीं है कि खत्म कर दी जाएगी। विदेशी न्यायालय में मान लीजिए आपने कोई क्राइम कर दिया, आपको दंड सजा सुनाई गई, तो ऐसा नहीं है कि आपको सजा वहां दी गई तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, स्वेच्छा से अगर आपने क्या किया कि दूसरे देश की नागरिकता आपने ग्रहण कर ली, बोले कि हम दूसरे देश में रहना चाहते हैं, हम इच्छा से रहना चाहते हैं, तो फिर आपके भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी, ये याद रखिएगा। आंसर यहाँ पर तीसरा वाला आपको लगा देना है। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? जिला कलेक्टर का जो पद है ये कब बनाया गया? 24 नंबर का बताया जा रहा है 1772 में, बिल्कुल सही जवाब है, 1772 में बनाया गया। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक न हो। 25 का आंसर बताइए। तो बताया जा रहा है 20 लाख से अधिक, 20 लाख से अधिक। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, सामान्य विज्ञान है, विज्ञान के प्रश्न है आपके। 26 नंबर बताइए, खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य सिद्धांत पर काम करती है? 26 नंबर का आपको बताना। 26 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर होगा परासरण। परासरण आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहित करती है क्या कहलाती है? 27 नंबर आपको बताना है क्या कहलाती है। तो इसे हम कहते हैं विचित्र कोशिका कहते हैं, जिसे आप आइडियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। आंसर यहाँ पर विकल्प आपको, दूसरा वाला विकल्प आपको लगाना है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? बताइए सिरके का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 नंबर बताना है। सिरका जो होता है एसिटिक एसिड होता है, इसका फार्मूला याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, याद रखिएगा। एसिटिक एसिड, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। अगला प्रश्न बताइए, टेलीविजन प्रसारण के लिए रखी गई आवृत्ति जो है, आवृत्ति आमतौर पर होती है कितनी होती है ना, कितनी होती है? देखिए आपको बताना, राइट आंसर क्या है, क्या होगा? 29 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है। 30 से लेकर 300 किलो हर्ट्ज, है ना, 300 किलो हर्ट्ज तक होता है। देखिए टेलीग्राम में जुड़ना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम में सर्च करिएगा मनोज स्टडी सेंटर, यही लोगो लगा हुआ है, यही उसमें मिलेगा आपको। करीब 1200 के ऊपर आपके जुड़े हुए हैं लोग, तो टेलीग्राम में सर्च करेंगे मनोज स्टडी सेंटर, सेंटर की स्पेलिंग CENTRE, और आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। कोई भी समस्या है, कुछ भी पूछना है, वहाँ से आप पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर का जवाब देना है। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण
वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? 30 नंबर का जवाब आपका यहाँ पर तीसरा नंबर होगा सीवी रमन। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला है रमन इफेक्ट के लिए, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होगा? टट्टू शब्द का यहाँ पर बहुवचन आपको बताना है। 36 का नंबर का जवाब क्या होगा? टट्टू का बहुवचन टट्टुओं होगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर तीसरे नंबर के साथ। घर का उजाला, इसका मुहावरे का क्या मतलब होता है? घर का उजाले का मतलब होता है हाँ इज्जत बढ़ाने वाला, इज्जत बढ़ाने वाला, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, अर्थी से क्या होगा? अंबर शब्द का देखिए यहाँ पर पर्यायवाची बताना है तो अंबर का आपका गगन हो जाएगा, गगन, है ना। देखिए अनिल हवा का होता है, अनल आग का होता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर चौथा आपका है। दिए गए विकल्पों में से रिजु का विपरीत शब्द बताइए, विलोम बताना है। रिजु का विलोम क्या होता है? कर्व टाइप का होगा ना, वक्र। आंसर जाएगा दूसरे नंबर के साथ। दिए गए विकल्प में से सही वाक्य आपको यहाँ पर चुनना है। सही वाक्य बताइए यहाँ पर कौन सा होगा? 40 नंबर में। 40 नंबर में लिखा हुआ स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभावारूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। डी नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर आपको बताना क्या है? बताना है सही वाक्य। तो दूसरा वाला देखिए, स्वभाव के अनुकूल, ये स्वभाव लिख दिया है, स्वभाव होता है ऐसे। स्वभाव देखिए कैसे लिखते हैं, वर्तनी में गलत कर दिया है। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा विकल्प नंबर दूसरे के साथ। यहां से हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं करंट अफेयर्स के। भारत की मेजबानी में संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 51 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। भारत की मेजबानी में जो आपका ये किया गया, आंसर जाएगा 51 का पहला 4 जुलाई। आंसर जाएगा पहला विकल्प आपका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने घोषणा की कि अहमदनगर जो जिला है ना, उसको अब जाना जाएगा योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे रखा जाएगा। आंसर जाएगा अहिल्याबाई नगर। आंसर होगा विकल्प नंबर डी। किस देश ने 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया है? खैबर का सफल परीक्षण किया है, आपको बताना है। 53 का जवाब यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपका है ईरान देश ने किया है। ईरान की राजधानी याद रखिएगा, ईरान की राजधानी है तेहरान है। ईरान की राजधानी क्या? तेहरान है। किस देश में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में न्यू लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया है? 54 नंबर का आपको बताना है। आंसर यहाँ पे आपका बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के 100% कवरेज का वित्तीय समावेश प्राप्त किया है? यहां पर आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना। आरबीआई ने, हाँ यहां पर बताइए, आरबीआई ने कस्मास को ऑपरेटिव बैंक के साथ निम्नलिखित किस बैंक के विलय को मंजूरी दी है? 56 का जवाब क्या होगा? 56 का जवाब बताइए जल्दी से। मराठा सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है। किस लेखक को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा दामोदर मौजो। दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये गोवा के, हाँ ये गोवा के हैं, लेखक हैं आपके। अगला प्रश्न बताइए, किस अभिनेता को आईफा 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है? किस अभिनेता को? किस अभिनेता को किस अभिनेता को आईफा 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है? 58 का आंसर आपका होगा पहला, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन।
एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? सफल परीक्षण किया गया है। आंसर बताइए क्या होगा 59 नंबर। तो 59 का जवाब आपका हो जाएगा पहला विकल्प अग्नि 2, है ना, अग्नि 2 है। अग्नि 5 का भी हो चुका है, 2022 में आपका हुआ था दिसंबर में। पहला विकल्प आपका सही है। आईपीएल फाइनल में सीएसके ने किस टीम को हराकर 5वीं बार खिताब जीतने वाली टीम बनी? सीएसके ने किसको हराया? 60 नंबर में बताया जा रहा है गुजरात टाइटंस, पहला विकल्प। किस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए यहाँ पर सेना दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है सेना दिवस बताइए? 15 जनवरी, 15 जनवरी को मनाया जाता है। सिक्किम के भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला 9 वर्ष का त्यौहार है जो सिक्किम के लूनर कैलेंडर में प्रति 10 माह बाद आता है। 62 नंबर देखिए, आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो 62 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सोनम लोसाओग। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है? कौन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है? 63 नंबर में बताना है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा पोपिर। पोपिर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताना रिक्त स्थान है कि जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है किसके जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 64 नंबर में बुद्ध, गौतम बुद्ध। आंसर क्या होगा? ये प्रश्न अच्छा है। बुद्ध के जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। कौन सा है? वेसक स्मृति दिवस, गौतम बुद्ध, 64 का चौथा। हाँ बिल्कुल सही है। पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली है? पंथी की बात करेंगे तो पंथी जो आपका है ना, ये आपका है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की क्या है? नृत्य शैली है। डंकन दर्रा कहाँ स्थित है ना? 3 बजे क्लास। डंकन दर्रा कहाँ स्थित है? 66 नंबर बताइए। तो 66 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, अंडमान और निकोबार द्वीप। पर्सिया अमेरिकाना सामान्य तौर पर कहा जाता है? 67 नंबर बताइए। पर्सिया अमेरिकाना सामान्य तौर पर कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा एवोकाडो। एवोकाडो यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? देखिए वायु प्रदूषक पूछा गया है आपसे, बताना है। 68 नंबर में आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषक जो आपका है ना, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी केवल दूसरा वाला। केवल दूसरा वाला आपका क्या होगा? आंसर आपका सही है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से किस परिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड सीधा रहता है? बायोमास का पिरामिड सीधा रहता है। 69 नंबर का बताइए। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा चारागाह पारिस्थितिकी। बासेल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 70 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। बासेल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा, जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता क्या है? संरक्षण। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं, इनको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विकसित हुई थी। भारत की प्रथम सभ्यता सिंधु यानी हड़प्पा संस्कृति ही है ना, पहली है। लेकिन सबसे बड़ा अगर इसमें स्थल पूछेंगे कौन सा खोजा गया था, तो वो आपका राखीगढ़ी था। और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? ये आपका हरियाणा में पड़ता है। सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। सिंधु सभ्यता की खोज ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मार्शल के संरक्षण में राय बहादुर, दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी के द्वारा 1920-21 में हुई थी।
जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया। ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है आपका, मोहनजोदड़ो के टीलों को, है ना, इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। 1922 में खोजने का श्रेय राखल दास बनर्जी को जाता है। मतलब मोहनजोदड़ो की जो खोज है 1922 में राखल दास बनर्जी ने की। सिंधु सभ्यता को वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहला नगर खोजा गया था वो आपका हड़प्पा था। पहला नगर जो खोजा गया था वो कौन सा था? आपका हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में हर यूपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर यूपिया कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा जो सभ्यता है ये प्रस्तर युगीन काल से संबंधित मानी जाती है। कौन सा? प्रस्तर युगीन काल से। सिंधु का बाग तथा मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के पुरा स्थल को ही कहा गया है। सैंधव काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण, है ना, संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं थी ना वो मिट्टी से निर्मित करते थे। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं आयताकार थी। देखिए मुद्राएं तो आयताकार थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो वो त्रिभुजाकार था। मुद्राएं आयताकार थी और संपूर्ण क्षेत्र आपका त्रिभुजाकार था। अधिकतर हड़प्पाई मुहर पर सांड का चित्र अंकित है। सांड मतलब उस समय पाए जाते होंगे बहुत ज्यादा संख्या में, तो सांड का चित्र आपको देखने को मिलेगा। हड़प्पा वासी 16 के गुणक का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता का काल डॉक्टर B.A. स्मिथ के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक था, परंतु रेडियो कार्बन 14 के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व था। ठीक है ना। लेकिन द गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। यानी 3 तरीके से इसका टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है, तो याद रखिएगा, है ना। 3 तरीके से द गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार इसका जो टाइम पीरियड है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है आपका। सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि सिंध एक आपका क्या है, सिंध तो आपका प्रांत था मान लो, और सिंधु नदी किनारे था, है ना, तो इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलने लगे। और हड़प्पा सभ्यता पहला नगर जो खोजा गया तो हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहने लगे। और नगरी सभ्यता पहला नगर खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए नगरी सभ्यता बोलेंगे। और इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर नदियों किनारे स्थित है, तो सभी को पता है। सिंधु सभ्यता जो है सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों किनारे विकसित हुई थी। सिंधु सभ्यता में कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों के प्रयुक्त होने का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है मोहनजोदड़ो का अन्नागार थी, है ना, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त जो ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जो अनुपात था ना वो 4:2:1 था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। एक बार पढ़ लेंगे ना, सिंधु घाटी से जो भी प्रश्न आएगा गलत नहीं होगा। मेलुआ सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था। मेलुआ जो है सिंधु क्षेत्र क्या था? प्राचीन नाम था। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिले थे। पहले मिला था हड़प्पा, फिर मिला था मोहनजोदड़ो। अब हड़प्पा मोहनजोदड़ो, है ना, और ये तो आपका क्या सिंधु घाटी सभ्यता, सब ये पूरा एक ही मान लो, पूरा, है ना, सब एक ही है। और अगला बताइए, हड़प्पा जो है पाकिस्तान यानी साहिवाल जनपद में स्थित था। हड़प्पा, हड़प्पा वैसे ही पाकिस्तान में है आपका। और यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल है गुजरात में खोजे गए। कहाँ? गुजरात यानी भारत में खोजे गए, है ना, यहाँ पर गुजरात में आपके खोजे गए। सर्वप्रथम स्वतंत्रता के बाद खोदे गए, फिर तो देश आपका क्या कहते हैं, स्वतंत्रता जब देश को आज़ादी हो गई उसके बाद सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले आपके? गुजरात में मिले। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से ये वाला जो साइन है ना अवशेष मिले थे, स्वास्तिक चिन्ह इसको बोलते हैं। हड़प्पा वासी फिनिशिया के मूल निवासी थे। हड़प्पा वासी कहाँ के निवासी थे? फिनिशिया के थे। सर्वप्रथम कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही है। सबसे पहले कपास उगाया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार यानी बहुत बड़ा नहाने का था वो, स्नानागार जिसे बोलते हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खोज सर जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के लिए जल की आपूर्ति जो है कुओं से होती थी, कुएं से होती थी। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण जो है कुषाण काल में किया गया था। किस काल में किया गया था? कुषाण काल में।
अंडाकार शव के अवशेष जो है सुरकोटदा से मिले हैं, सुरकोटदा। एक कब्र में दो शव आपस में लिपटे हुए लोथल से मिले हैं, है ना। एक कब्र में अगर हम बात करते हैं दो शव को आपस में लिपटे जो है युग्म समाधान कहते हैं इसे। ये कहाँ पे मिले? लोथल। लोथल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है आपका। पुजारी का सिर मोहनजोदड़ो से मिला है, पुजारी वगैरह भी पहले रहते थे, तो ये सब मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता का प्रधान बंदरगाह लोथल था, ये भी आपका गुजरात में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो जो आपका है जम्मू पंजाब, यहाँ पर देख लीजिए सब लिखा हुआ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में, सिंध भी आपका पाकिस्तान में प्रांत है। सिंधु सभ्यता में प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 7, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार व बनावली को ही नगर की संज्ञा दी गई है। इन्हीं को क्या कहते हैं, नगर बोला गया है, नगर की संज्ञा आपकी दी गई है। सिंधु सभ्यता में समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित था, विद्वान, योद्धा, व्यवसायी और श्रमजीवी। सिंधु सभ्यता के मानव शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। सिंधु सभ्यता के मानव सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, सूती भी पहनते थे और आपके ऊनी भी पहनते थे। सिंधु सभ्यता के मानव आवागमन हेतु 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ियों और इक्के गाड़ियों का प्रयोग करते। पहले बैलगाड़ी तो आपने अभी भी देखा होगा, किसी किसी गांव में बैलगाड़ी अभी भी जाती है, बैलों से खेतों में देखा होगा, जुताई भी होती है। सिंधु सभ्यता के मानव जो है शतरंज, संगीत, नृत्य, जुआ आदि में मनोरंजन भी करते थे, ये सब खेलते थे। सिंधु सभ्यता के मानव मात्र देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। सैंधव समाज जो है मात्र सत्तात्मक था। सिंधुवासी बैल को शक्ति का प्रतीक मानते थे। सिंधुवासी किसको शक्ति का प्रतीक मानते थे? बैल को मानते थे। सिंधुवासी सांड को पवित्र मानते थे, है ना, सांड को पवित्र मानते थे। सिंधुवासियों का प्रिय जो पशु था ना, वो क्या था? सांड था। इसीलिए आपने देखा होगा सांड मोहरों वगैरह में इसका अंकित है, तो सांड उनका प्रिय पशु था। सुरकोटदा के लोगों को घोड़े का ज्ञान था, सुरकोटदा लेते ना, उनको घोड़े का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत क्या अवशेष, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत क्या अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो से सीप का तथा लोथल से हाथी दांत से निर्मित एक पैमाना स्केल भी आपका मिला है। अगला देखिए पॉइंट, चलिए अगला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है लोथल से घोड़े की लघु, है ना, मरण मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से, ये बहुत बार पूछा गया, कालीबंगा से जुते हुए खेत। कालीबंगा कौन सी नदी किनारे? घग्घर नदी किनारे, घग्घर, है ना। घग्घर ये है कहाँ? ये आपका पड़ता है कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है ना। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा से, कई बार पूछा गया है। मेहरगढ़ से भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। हड़प्पी नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण योजनाबद्ध विन्यास है। सिंधवासी जो है तांबा का प्रयोग ज्यादा करते थे, मतलब तांबा का प्रयोग क्या है, सबसे पहले किया इन्होंने, तांबे बहुत प्रयोग करते थे। सिंधवासियों को लोहा ज्ञान नहीं था, लोहा के बारे में इनको पता ही नहीं था, तांबा वगैरह जानते थे। तांबा यानी कापर। सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा प्रयुक्त भाषा आज तक पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकी। अगर यहाँ पर पूछा जाए इनकी लिपि कैसी है, पढ़ी कैसी है, तो लिपि इनके बारे में पता ही नहीं, अज्ञात। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो उसमें ब्रह्मी, देवनागरी, कई सारी लिपि लिखी थी, तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया था अज्ञात, मतलब अज्ञात वाला ऑप्शन आपको लगा गया ना, अज्ञात मतलब हमें इसके बारे में नहीं पता। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की जो लंबाई है ना 400 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर थी। सिंधवासियों का जो प्रमुख पेशा था कृषि तथा पशुपालन था। अब तक सिंधु सभ्यता में कुल 9 फसलों के उगाए जाने के संकेत मिले। कितनी फसलों के? 9 फसलों के बारे में पता चला है। हड़प्पा वासी सुमेर देश से व्यापार करते थे। कौन से देश से करते थे? सुमेर, एक देश का नाम था सुमेर। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए बाढ़ या सूखा या विदेशी आक्रमण का जिम्मेदार ठहराया गया है। अर्नेस्ट मैके एवं जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता कह रहे हैं भैया बाढ़ आई थी और नष्ट हो गई। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार होते थे, आयातित वस्तुएं, प्रदेश है। तांबा जो है खेतड़ी बलूचिस्तान, बलूचिस्तान यानी आपका तांबा हो गया। चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, टिन आपका अफगानिस्तान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र और सीसा ईरान। ये आपके प्रदेश थे, ये आपके आयातित वस्तुएं, यानी आयात मतलब आता था यहाँ पे विदेशी व्यापार। तो इस तरीके से जो आपका ये प्रश्न था सिंधु घाटी सभ्यता का आज हमने लिया था, थ्योरी वाला पार्ट है, स्पेशल पॉइंट, तो कुछ तो आपको समझ में आया ही होगा। और इसी तरीके से आप थ्योरी भी कवर करते रहिए और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लगाते रहिए, और इतनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो फिर आपके बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे।
उम्मीद है आंसर आपका आ गया होगा, है ना। उम्मीद है